तो देखो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने फिर लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट के बारे में कर लिया था। कैसे कैलकुलेट करते मैंने ये भी बता दिया था। साथ में ये भी बताया था कि जो पूरा कंज्यूम हो जाता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है और जो बच जाता है वो एक्सेस रिएजेंट होता है। और प्रोडक्ट का अमाउंट किसी भी रिएक्शन में कौन डिसाइड करता है, वो ऑलवेज डिसाइड करता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो किसी भी रिएक्शन में ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट हमारा जो बनता है उसका अमाउंट कौन डिसाइड करता है, वो हमेशा डिसाइड करता है लिमिटिंग रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट क्योंकि बच जाता है तो वो प्रोडक्ट का अमाउंट डिसाइड नहीं करता। और एक्सेस रिएजेंट निकाल मतलब कैसे कितना बच गया कैसे निकालते, ये भी आप लोगों को लास्ट टाइम पे बताया था। तो हम लोग अब उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। इट लुक्स लाइक मार्कर थोड़ा ड्राई हो गया है, तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को अब कंटिन्यू करते हैं। तो देखो एक टर्म क्या होता है, एक टर्म आपके पास होता है परसेंटेज एक्सेस ऑफ एक्सेस रिएजेंट, परसेंटेज एक्सेस ऑफ एक्सेस रिएजेंट। इसका क्या मतलब हो, देखो इसका मतलब वैसे हुआ जैसे सपोज करो कि आपके पास 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है। सपोज करो कि आपको 60 रुपीज़ की ज़रूरत थी, तो कितना बच गया 40 रुपीज़ बच गया। तो कितना एक्सेस में है 40%। अरे 100 रुपये थे, 60 की ही ज़रूरत थी, 40 रुपये ज़्यादा थे एक्स्ट्रा थे तो वो एक्सेस में थे। तो कितना परसेंट एक्सेस में था 40%। अरे भाई 100 का 40 लोगों तो 40% होगा। तो वो जो एक्स्ट्रा जो होता है उसी को बोलेंगे परसेंटेज एक्सेस, कि भाई कितना परसेंट एक्सेस में है। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं आपके पास वही आपके पास एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट जो बच गया, ठीक है, जितना भी बचा, जैसे 40 रुपीज़ बचा तो 40 लेंगे और नीचे क्या होगा इसमें एक्सेस रिएजेंट गिवन या फिर टेकन, मतलब जो भी गिवन होगा तो गिवन, और इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो लिखा हुआ है ये लेना किस में भाई, मास में लेना है कि मोल में लेना है। आप जिसमें मर्जी उसमें ले सकते हो। हाँ, अगर इसको मास में लोगे तो इसको मास में लेना, इसको मोल में लोगे तो इसको मोल में लेना। तो जिसमें लेना दोनों को सेम लेना, आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। तो क्या होगा एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट अपॉन एक्सेस रिएजेंट गिवन, और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका परसेंटेज क्या आ जाएगा, परसेंटेज एक्सेस ऑफ एक्सेस रिएजेंट निकल जाएगा। इससे क्या निकलेगा कि जो एक्सेस रिएजेंट है वो हमारे पास कितना एक्सेस है वो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसा करने से हमारे पास जो भी एक्सेस रिएजेंट है वो कितना परसेंट एक्सेस में वो हमको पता चल जाएगा वो। और ये मार्कर भी थोड़ा सा ड्राई लग रहा है। एक्चुअल में शायद मार्कर का इंक पुराना हो गया तो शायद इसलिए ड्राई हो जा रहा है। चलो कोई नहीं, आप लोग एक नीचे के नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, तो एक की रिएक्शन लिखते हैं, इस रिएक्शन को लिखो, इसमें नीचे लिखो, इसमें नीचे लिखो 100 ग्राम NaOH, 100 ग्राम NaOH reacts with 98 ग्राम H2SO4, 98 ग्राम H2SO4, फाइंड परसेंटेज एक्सेस ऑफ एक्सेस रिएजेंट। तो आपको बताना है कि एक्सेस रिएजेंट जो कितना परसेंट बच गया, फाइंड परसेंटेज एक्सेस ऑफ एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। ये हमको निकालना है। तो हम लोग इसको देखो सॉल्व करते हैं। ये मार्कर सही लग रहा है, इसका इंक इरेज हो गया, ठीक है।
तो आपको सबसे पहले ये पता है कि जब कोई भी रिएक्शन को सॉल्व करते हैं तो रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके टर्म में सॉल्व होता है, सिर्फ और सिर्फ मोल के टर्म में। तो मास गिवन है, मास से तो सॉल्व ही नहीं हो सकता है, पर पहले देख लेते क्या गिवन है। 100 ग्राम गिवन है एंड 98 ग्राम गिवन है, तो मास ने हमको मोल निकालना होता है। NaOH वैसे कई बार आ चुका अभी तक, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है एंड H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है। ये 2 नहीं देखना होता है, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40, तो 40 से डिवाइड करेंगे, दिस इज 2.5, 98 को 98 से डिवाइड करेंगे, दिस इज 1। ठीक है, मोल से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, हम लोगों को क्या करना होता है, मोल को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। सो 2.5 और यहाँ कोएफिशिएंट 2 है, सो दिस इज 1.25 एंड दिस इज 1/1, सो दिस इज 1। तो ये कम आ रहा है, दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट, और ये ज़्यादा आ रहा है, दिस इज एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेस रिएजेंट होगा। अब देखो इसके मोल, ये इतने मोल गिवन है, 2.5 मोल, ध्यान रखना गिवन है, गिवन, अरे यही तो दे रखा ना, गिवन मोल है, ये मोल गिवन है। तो लिमिटिंग रिएजेंट से हमको ये पता चल जाता है कि एक्सेस रिएजेंट कितना कंज्यूम हुआ है। तो देखो क्या होता है आपके पास, NaOH consumed by coefficient 2 equal to H2SO4 consumed by 1। ठीक है, सेम होगा। H2SO4 इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, तो इसका ये जो मोल है 1, हम लोग इसको यहाँ पे पुट करेंगे। H2SO4 लिमिटिंग रिएजेंट, उसके मोल को रखेंगे, तो फिर आपके पास NaOH जो कंज्यूम्ड है वो कितना आया, 2। ठीक है, तो NaOH जो कंज्यूम्ड वो आपके पास देखो 2 मोल आ गए। अब देखो 2.5 मोल दिया हुआ था और 2 मोल कंज्यूम हो रहा है, तो मतलब NaOH कितना बचेगा, NaOH लेफ्ट, देखो लेफ्ट कितना होगा, 2.5 गिवन था, 2 कंज्यूम हुआ, तो फिर 0.5 मोल। ठीक है, तो इसमें आगे क्या होगा, परसेंटेज एक्सेस ऑफ एक्सेस रिएजेंट, तो क्या होगा 0.5 मोल बच गया है। कितना मोल गिवन था, 2.5 × 100, सो दिस इज 20%। ठीक है, तो ये कितना परसेंट बचेगा, 20% बच जाएगा। तो परसेंटेज एक्सेस में क्या करना होता है, जो भी मोल बच जाएगा उसको गिवन मोल से डिवाइड करना होता है। मोल के टर्म में भी कर सकते हैं, फिर मास के टर्म में भी, सबका आंसर वही सेम आएगा। तो 0.5 मोल बच रहा था, 2.5 मोल गिवन था, तो सीधा सीधा हम लोगों ने रख के सॉल्व कर लिया, आंसर आ गई। ठीक है, तो ये सब आपको सब समझ में आ रहा होगा। हम लोग इसमें चलो एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, इसमें इफिशियंसी और यील्ड ऑफ रिएक्शन। इफिशियंसी और यील्ड ऑफ रिएक्शन कि ये क्या होता है। देखो मैं आपको एक रियल लाइफ का एक एग्जांपल बताता हूँ। अच्छा, कोई भी मान लो आप बाइक लेते हो, कोई भी बाइक, तो सब में पेट्रोल ही जाता है। एक्चुअली में डीजल वाली बाइक तो भी आती नहीं है, तो सारे बाइक में पेट्रोल जाता है। अच्छा, पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल एक्चुअल में ऑक्टेन होता है। और अगर ऑक्टेन है तो किसी भी बाइक में देखो रिएक्शन तो सेम होता है। मतलब देखो ऑक्टेन है, बाइक के अंदर कंबसन होता है पेट्रोल का, जिससे हीट रिलीज होता है, जिससे बाइक चलती है। तो ऑक्टेन का क्या होता है, आप जो भी ऑक्टेन है उसका रिएक्शन आप करते हो ऑक्सीजन गैस के साथ, कंबसन होता है। और सारे बाइक में सेम ही रिएक्शन होता है और सब कुछ सेम होता है। पर ऐसा करने के बावजूद भी बाइक का जो आपका एवरेज बोलते हैं, एवरेज वो वेरी करता है। मतलब आप देखोगे तो बाइक का एवरेज बहुत ज़्यादा वेरी करता है। कई मतलब बड़ी बाइक का एवरेज 10 to 15 भी आता है, 20 भी आता है, और कई छोटे मोटे बाइक का एवरेज 60, 70, 80 भी आता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब सेम बाइक है, सेम बाइक नहीं, जब मान लेते हैं जब सेम पेट्रोल है, सेम रिएक्शन हो रहा है, तो बाइक में एवरेज अलग कैसे आ सकता है। तो वो जो एवरेज जो अलग अलग आता है वो एक्चुअल में वो डिपेंड करता है इंजन की इफिशियंसी पे।
आता है ना कई बार कि ये हमारा इंजन जैसे कोई ऐड करता है बजाज के हमारे में DTSI इंजन है, मतलब वो ज़्यादा एडवांस इंजन है। एडवांस का मतलब ये होता है कि वहाँ पे जो इफ़िशियंसी होगी वो ज़्यादा बेटर होगी, वहाँ पे फ्यूल का वेस्टेज कम होगा। आप समझो कि प्रैक्टिकली कोई ऐसा इंजन आज तक बना ही नहीं और ना ही बन पाएगा कभी, ये तक में इम्पॉसिबल है कि जो पेट्रोल की पूरी एनर्जी वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। अरे कुछ ना कुछ हीट गर्म होगा, हीट के फॉर्म में वेस्ट होगा और भी कई फॉर्म में एनर्जी वेस्ट हो जाते हैं। तो ऐसा इंजन आज तक बना ही नहीं जो पूरी की पूरी एनर्जी को, अरे कंबसन होगा, हीट रिलीज होगी तो गर्म तो होगा ही होगा, तो सबका सब बाइक में मतलब कन्वर्ट कर दे मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, पॉसिबल ही नहीं। अरे देखो एक बात समझो, बाइक किससे चलेगी, मूव करता है, किससे चलेगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा काइनेटिक एनर्जी किसका अंदर आता है, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी से बनता है मैकेनिक, ठीक है। तो वो जो बनाने वाला होता है वो यही है, मैकेनिकल इंजीनियर ही वो, या मैकेनिक लो लेवल पे, हाई लेवल पे मैकेनिकल इंजीनियर। तो वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस है, दोनों कॉन्सेप्ट पे बेस है, काइनेटिक एनर्जी या जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी पे, ठीक है। तो ऐसा कोई बाइक ही नहीं बना है जो पेट्रोल की पूरी एनर्जी को मतलब कन्वर्ट कर सके एक्चुअल में आपका काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। एक्चुअल में साइंस के लॉ में ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल एक्चुअल में। तो मतलब कि अलग अलग इंजन के होने, मतलब वही सेम पेट्रोल होने के बाद भी अलग अलग इंजन में जो एफिशिएंसी होती है वो अलग अलग आती है। तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन जो होता है, जो हीट रिलीज होता है, वो चीज़ें उसमें वेरी करती हैं। हाँ ऐसा वेरी करता है। कई बार अगर आपके पास मान लो कि बड़ा इंजन है, जैसे आप कई बार रेस में देखते हो, रेसिंग में तो काफ़ी ज़्यादा धुआं भी निकलता है, तो वहाँ पे कई बार पेट्रोल वेस्ट भी होता है। अरे देखा होगा धुआं निकल रहा है वाइट, कई बार पुरानी गाड़ी में निकलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, और नई गाड़ी में नहीं निकलता है, तो वहाँ पे वेस्टेज कम होता है। जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाएगी, मेंटेन नहीं करोगे तो फ्यूल का वेस्टेज ज़्यादा होने लगता है, या फिर एवरेज जो होता है वो धीरे धीरे गिरने भी लगता है एक्चुअल में। तो मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि ऐसा एक्चुअल में प्रैक्टिकली नहीं होता है कि आप किसी भी रिएक्शन को 100% कंप्लीट कर लो। कई बार रिएक्शंस पूरे कंप्लीट नहीं होते हैं, और जो पूरे कंप्लीट नहीं होते उनको हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। आप लोगों ने पढ़ा होगा इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जो रिएक्शन पूरे हो जाते हैं उनको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो पूरे नहीं होते उनको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अभी तो हमको बस ये टॉपिक समझना है, बाकी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में आगे पूरा का पूरा चैप्टर आएगा, जहाँ पे हम लोग दोनों का डिफरेंस समझेंगे और देखेंगे कि क्या क्या उनमें डिफरेंस होता है। तो इफिशिएंसी का मतलब क्या है कि देखो रिएक्शन एक्चुअल में कई बार कंप्लीट नहीं हो पाता पूरा, तो इसको निकालते कैसे, उसका एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो जो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसपे आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो होता है कि इफिशिएंसी या फिर यील्ड ऑफ रिएक्शन। तो इसके लिए क्या होता है, आप कुछ भी कह सकते हो, मतलब जो भी है एक्चुअल अमाउंट, मतलब कुछ भी मोल मास कुछ भी ले सकते हो। तो क्या होगा एक्चुअल अमाउंट। एक्चुअल अमाउंट का मतलब ये कि एक्सपेरिमेंटल अमाउंट जो आपको दिया रहेगा, आप इसको बता नहीं सकते। मतलब कोई भी बाइक कितना एवरेज देगी, या पेट्रोल देख के या भाई रिएक्शन देख के नहीं बता सकते, वो तो एक्सपेरिमेंटली अरे होता है ना कि ये बाइक कितना एवरेज देगी, ये बाइक कितना एवरेज देगी, कैसे पता चलता है। अरे पेट्रोल डाल के उसको चला के देखा जाता है, ऐसे थोड़े ना पेट्रोल और बाइक देख के बता दो ये इतना एवरेज देगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो भाई जो एक्चुअल वैल्यू वो दिया रहेगा, मतलब आप बता नहीं सकते, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो अपॉन क्या होगा, अपॉन होगा थ्योरेटिकल वैल्यू, ये थ्योरेटिकल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट अपॉन थ्योरेटिकल अमाउंट, ये हमेशा गिवन होगा, गिवन, ठीक है। और अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिएक्शन का यील्ड एफिशिएंसी आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको समझते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू इस बात को समझते हैं कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, कहना क्या चाह रहा हूँ, ये है क्या एक्चुअल में। तो देखो है क्या, चलो एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता ही होगा, हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में डिसोसिएट करता है, ठीक है। 10 में नीचे लिखो 250 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 250 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अंडरगो
डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये जो ऊपर दिया डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, पता ही होता है, अंडरगो डीकम्पोजिशन रिएक्शन if it is found that 33.6 liter CO2 gas, if it is found that 33.6 liter CO2 gas is released from the above reaction, find the yield of reaction। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या रहा है ये, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट का मास लिख लो। तो कैल्शियम कार्बोनेट का भाई मास होता है 100 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 100 ग्राम, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट 100 ग्राम। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने इसको 250 ग्राम लिया, हमने कैल्शियम कार्बोनेट को 250 ग्राम लिया, और ये जो भी बनना चाहिए देखते हैं, पर बोल रहा है ये बन कितना रहा है 33.6 लीटर, ये हमको मिला, हमको फाउंड क्या हुआ ये तो बताना है यील्ड कितना है। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमारे हिसाब से हमको कितना मिल रहा है 33.6, तो वो उसका एक्चुअल अमाउंट है। तो क्या होगा कि आपके पास एक्चुअल अमाउंट ऑफ CO2 कितना है 33.6 लीटर, ये इसका मोल कर देते हैं, तो मोल क्या होगा 33.6 अपॉन 22.4, तो 1.5 मोल मिलता है एक्चुअल में, ठीक है। कितना मोल हमको मिलता है, हमको मिल रहा है भाई 1.5 मोल, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो क्वेश्चन में इसका जो मास है वो गिवन है 100 ग्राम दे रखा है, तो इसका मोल कैलकुलेट करेंगे, सॉरी मास 250 ग्राम गिवन है, और इसका मोल कैलकुलेट करेंगे, तो दिस इज 2.5 मोल, ठीक है, ये इसका मोल है 2.5 मोल। तो हमारे अकॉर्डिंग देखो, हमारे अकॉर्डिंग जो कोफिशिएंट 1 या कोफिशिएंट 1, तो मोल बाय कोफिशिएंट आप इक्वल कर सकते हो, या फिर देखो अगर ये 1 मोल होगा तो ये 1 मोल बनेगा, ये 1 मोल बनेगा। अगर ये 2.5 मोल है, अगर ये 2.5 मोल है तो ये भी कितना बनेगा, अरे 2.5 मोल कैलकुलेट करके देखो, और ये भी कितना बनेगा 2.5 मोल। तो ये जो सॉल्व करके निकालते हैं इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल, मतलब हमने जो सॉल्व करके निकाला, मतलब हमने जो निकाला कैलकुलेट किया, इसको बोलेंगे थ्योरेटिकल, और जो गिवन होगा वो होगा एक्चुअल। एक्चुअल वाली वैल्यू हमेशा गिवन होगी, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आप उसको बता नहीं सकते, आप बस सॉल्व करके निकाल सकते हो कि भाई हमारे अकॉर्डिंग कितना बनना चाहिए था। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू, और एक्चुअल वैल्यू कितना है 1.5। तो अब देखो क्या होगा, यील्ड क्या होगा, परसेंटेज यील्ड क्या होगा, तो 1.5 बना एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू, और नीचे क्या होगा थ्योरेटिकल वैल्यू 2.5 और इंटू 100, तो ये क्या करोगे 60%, एक्चुअल वैल्यू अपन थ्योरेटिकल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू कितना है 1.5, थ्योरेटिकल वैल्यू कितना है 2.5, तो हम लोग सॉल्व करेंगे, सो दिस इज 2.5, ठीक है। तो इसका मतलब परसेंटेज कितना है आपका 60%। तो इफिशिएंसी का मतलब होता है जो भी एक्चुअल अमाउंट जो बनेगा उसको हम लोग थ्योरेटिकल अमाउंट से डिवाइड करेंगे। थ्योरेटिकली देखो एक्चुअल वाला आपको हमेशा दिया रहेगा, उसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोलते हैं। थ्योरेटिकल वैल्यू कैसे आता है वो हम लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करके आता है, ठीक है। एक्चुअल अपन थ्योरेटिकल इंटू 100 करोगे तो आपका जो भी वैल्यू होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने एक्चुअल में मोल के आपका बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। तो हम लोग इसमें एक मेथड को और सीखते, कभी कदार एक मेथड हम लोग सीखने जा रहे हैं, मतलब कि देखो रिएक्शंस को सॉल्व करने का तो पहले मैंने बताया आपका मोल एनालिसिस। मोल एनालिसिस में क्या होता है, मोल बाय कोएफिशिएंट सबका सेम करना होता है। तो वो रिएक्शन को सॉल्व करने का पहला मेथड होता है जो काफ़ी अच्छा मेथड होता है। ये बस ये ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट का अमाउंट होता है कभी भी एक्सेस रिएजेंट नहीं डिसाइड करते, इस बात को ध्यान रखना है। तो हम लोग अब एक मेथड और सीखने जा रहे हैं। कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको इस मेथड का यूज़ मतलब करना पड़ सकता है, ठीक है। तो वही देखते हैं कि क्या होगा। तो एक मेथड सीखते तो वो POAC, क्या इसका फुल फॉर्म वो ये लिखते हैं, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन POAC। तो इस लॉ के हिसाब से
एटम जो होते हैं वो कंजर्व होते हैं। देखो आप लोगों को ये चैप्टर जब स्टार्ट हुआ, जब हम लोग डाल्टन्स लॉ किया, तो वहाँ पे मैंने आपको बोला कि एटम्स जो होते हैं वो कंजर्व होते हैं, ठीक है। एटम्स कंजर्व होते हैं, मैंने मॉलिक्यूल को कभी भी ये नहीं बोला कि कंजर्व होते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में क्या होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो ऑलवेज कंजर्व होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसमें नीचे लिखो, तो नीचे लिखो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज कंजर्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो सारे एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो कंजर्व होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज कंजर्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसको देखो करने का फायदा क्या, इसको सबसे पहली बात तो करने का फायदा ये है कि इसमें रिएक्शंस का नॉलेज की जरूरत नहीं है, इसमें बैलेंसिंग की जरूरत नहीं, बिना बैलेंस के ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो कि लिखो in this method balancing of chemical reaction is not required। तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं, इस बात को ध्यान रखना, बिना बैलेंस किए हुए सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि कभी भी इस मेथड को एक्सेस रिएजेंट पे अप्लाई मत करना। देखो प्रोडक्ट का अमाउंट पूछा है तो याद रखना प्रोडक्ट का अमाउंट एक्सेस रिएजेंट नहीं बताता है, तो उस पर यूज़ करने की गलती मत करना, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेस रिएजेंट का यूज़ मतलब यार भाई एक्सेस रिएजेंट का यूज़ तो वैसे कहीं नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो डिसाइड ही नहीं करता प्रोडक्ट को मतलब कितना बनेगा। तो जब वो डिसाइड ही नहीं कर सकता तो कोई भी मेथड आप यूज़ करो उसका मतलब आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इसमें करना क्या है, इसमें एटम को कंजर्व करवाना है। जो बोलता है कि सारे एलिमेंट के एटम कंजर्व होते हैं, तो जितने एटम रिएक्टेंट में होंगे उतने एटम प्रोडक्ट में होंगे, ठीक है। तो इसमें नीचे एक लाइन लिखो according to this law atoms of every element are equal in both reactant and product। atoms of every element are equal in both reactant and product। atoms are always conserved। बस ये ध्यान रखना, इसमें एक ही लॉ एटम कंजर्व है। तो हम लोग चलो सॉल्व करते हैं, तो कुछ मेथड को लेके करते हैं। N2 मतलब एक एग्जांपल समझते हैं, N2 + H2 से बनता है अमोनिया, ठीक है। हम लोग इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने जा रहे हैं इसी मेथड का यूज करके, मतलब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन का यूज करके। इसमें रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहे, रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। सपोज करते हैं इसका 10 मोल गिवन है और इसका मोल पूछा है, मतलब बाकी दोनों का मोल पूछा है, तो आप बैलेंस करके फटाफट सॉल्व कर सकते हो। पर अभी हमारा टारगेट एक्चुअली बैलेंस करके सॉल्व करना नहीं है, अभी हमारा टारगेट इस मेथड को सीखना है। तो देखो मेथड, क्योंकि ये मेथड आपको कई बार ऐसे क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा जहाँ पे बैलेंस करने वाला क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो सकता है, ऐसा यूज़ पड़ेगा, इसलिए इसको सीख लो, ये बहुत आपको हेल्प करेगा ये। तो इसके जैसे मान लेते आपके पास गिवन है 10 मोल, अच्छा, और बाकी दोनों का मोल निकालना है। तो देखो क्या करते हैं, इसमें एटम कंसिडर करते देखो क्या होगा, POAC ऑन नाइट्रोजन, इन मतलब नाइट्रोजन एटम, ठीक है। हम लोग पहली बार अरे भाई नाइट्रोजन गिवन है उसी को यूज करते, तो वही करते हैं, तो हम लोग पहली बार नाइट्रोजन को कंजर्व करते हैं। तो क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन ऑन नाइट्रोजन, ठीक है। तो देखो रिएक्टेंट वाला जो देखो जो रिएक्टेंट का नाइट्रोजन होगा प्रोडक्ट के इक्वल होगा, मतलब क्या होता है सारे एटम कंजर्व होते हैं, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाले दोनों सेम होते हैं। तो एटम को सेम करना है, और वो भी जैसे जब नाइट्रोजन बोला जाए तो नाइट्रोजन, जब हाइड्रोजन बोला जाए हाइड्रोजन, तो सारे एटम को आपको अलग अलग इंडिविजुअल देखना है और इंडिविजुअल कंजर्व करवाना है। देखो क्या है इसमें N2 यहाँ पे 2 लिखा हुआ है 2, तो N2 एक मॉलिक्यूल है ना ये, तो इससे एटम, अरे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर किया था, लेक्चर नंबर कहाँ 4 या 5 में, जब मॉलिक्यूल से एटम निकालते थे, अगर आप N2 को तोड़ोगे तो कितने एटम निकलेंगे, 2। अरे N2 को तोड़ने पे 2 एटम निकलेंगे, आपको एटम सेम करने हैं। तो नाइट्रोजन के एटम कितने हैं, 2। अरे जितना मॉलिक्यूल होगा, देखो मोल के ही टर्म में सॉल्व करेंगे वही सबसे बेस्ट होता है। तो जितना मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि नाइट्रोजन के कितने एटम निकलेंगे, 2।
अरे जितने एटम निकलेंगे उससे मल्टीप्लाई करना है। अगर आप N2 को तोड़ोगे तो कितने एटम नाइट्रोजन के आएंगे? 2। तो इसलिए इसको 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, जितने एटम आने वाले। अब देखो प्रोडक्ट में यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन आ रहा है, तो क्या होगा? NH3, यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई। जिस एटम को कंजर्व किया है उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है। तो बोला है नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन देखो, बोला हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन देखो। जो एटम कंजर्व करने के लिए बोला है वही सिर्फ देखना है और कुछ नहीं देखना है। तो नाइट्रोजन के भाई 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई। नाइट्रोजन का अरे 1 का मतलब 1 से मल्टीप्लाई, मतलब NH3 को अगर आप तोड़ोगे तो एक ही तो एटम निकलेगा ना नाइट्रोजन को, तो वही 1 से मल्टीप्लाई। तो वही करते हैं। अब इसका मोल देखो 10 गिवन है तो यहाँ पर रख दो, तो ये 20 हो जाएगा। और किसका मोल आएगा? अमोनिया का। और यहाँ पर 10 रख दो, 10 वो 10 इसका मोल रख दो, इसका मोल आ गया 20। अब बैलेंस करके भी देखो 20 आ गया। देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया। अब देखो फिर से करते हैं एक बार और। POAC ऑन हाइड्रोजन, हमको H2 भी निकालना था। अब इसको देखो बैलेंस करते हैं, मतलब बैलेंस नहीं, मतलब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो H2 में हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई। जितने एटम होंगे उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो H2 में 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या बनना है? अमोनिया, NH3, ठीक है। NH3 में क्या है? H में कितने एटम है? NH3 के जो H है तो उसमें आपके पास कितने एटम है? 3। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, आप हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे H2 में हाइड्रोजन के 2 एटम है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। एंड अमोनिया में हाइड्रोजन के 3 एटम है तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो मतलब कि जिसका होगा एक्चुअल में रिएक्शन उसी को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन में H है तो 2 और अमोनिया में H3 है तो 3 एटम है तो 3 से मल्टीप्लाई। तो याद रखना है कि जिस पे POAC अप्लाई करोगे सिर्फ उसी एटम को देखना है। जब आप N पे अप्लाई कर रहे थे तो आप N को देखोगे, जब आप H को अप्लाई करोगे तब आप H को देखोगे, तब आपको सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को देखना है। अब देखो अमोनिया का मोल कितना आ रहा है? 20, यहाँ पे पुट करो तो H2 का मोल, अरे 20 इंटू 360 और बाई 2 तो मतलब 30। आप बैलेंस करके भी सॉल्व करोगे तो यही सेम आंसर आएगा। तो ये आपका देखो कितना आपका अच्छा मेथड है, कितना ब्यूटीफुल मेथड है। आपने रिएक्शंस को सॉल्व कर दिया बिना बैलेंस किए हुए। तो हम लोग चलो इसको फिर से देखते हैं कि क्या आप इस मेथड को थोड़ा ध्यान से देखना। कई बार क्या होता है, इसको बच्चे पहली बार में एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आप इसको 2-3 बार, अभी मैं 2-3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ और आप इसको 2-3 बार देखना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि 1 बाय 1 सारे आइटम को बैलेंस, मतलब सारे आइटम को क्या करना है? इक्वल करना है 1 बाय 1। तो जैसे चलो और क्वेश्चन देखते हैं। एक रिएक्शन ले लेते हैं बेंजीन का, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, या चलो और बड़ा मॉलिक्यूल लेते हैं C10H8। दिस इज नेप्थलीन। अरे नेप्थलीन, वही नेप्थलीन जो सिनेमा हॉल में जाते हो ना, वो व्हाइट कलर के पड़े रहते हैं, नेप्थलीन बॉल्स, वही नेप्थलीन है ये। तो नेप्थलीन की रिएक्शन ऑक्सीजन से साथ करोगे तो क्या बनेगा? CO2 प्लस H2। मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा, बिना बैलेंस के भी देखो मैं सॉल्व करता हूँ। मैं बिना बैलेंस को सॉल्व करूंगा और आप बैलेंस करके उसको क्रॉस वेरीफाई करना, देखना सेम आंसर आएगा। तो हम लोगों का भी सारा फोकस क्या है कि आपको इस मेथड को सीखने का। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका कुछ ना कुछ ले लेते हैं मास। तो इसमें क्वेश्चन लिखो, तो लिखो 256 ग्राम 256 ग्राम नेप्थलीन 256 ग्राम नेप्थलीन undergo above reaction 256 gram naphthalene undergo above reaction find mole of CO2 and H2O formed. Find mole of CO2 and H2O formed. Also find mole of oxygen gas consumed. Also find mole of oxygen gas consumed. तो वो भाई कितना कंज्यूम हो रहा है उसका भी मोल निकालना है, सब करना है। तो देखो 1 बाय 1 सब करते स्टार्ट करते हैं। इसका मास देखो क्वेश्चन कभी भी मास के टर्म में सॉल्व नहीं होता, किस में होता? मोल के टर्म में। तो मोल तो निकालना ही पड़ेगा। 256
ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, कार्बन 10 तो 120 और हाइड्रोजन 8 सो 128, तो इसका मोल 256/128, सो कितना मोल आया 2, मतलब 2 मोल आ रहा है, देखो 2 मोल। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो करते हैं भाई POAC ऑन कार्बन, कार्बन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, C10H8, ठीक है। कितने कार्बन है, अगर आप इसको तोड़ोगे तो कितने कार्बन निकलेंगे, 10 कार्बन भाई निकलेंगे। तो सिर्फ कार्बन को देखना, सिर्फ कार्बन को, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जब आपने बोला कार्बन तो सिर्फ कार्बन, यहाँ पे 10 कार्बन है, यहाँ कार्बन नहीं है, यहाँ कार्बन है और वहां भी कार्बन नहीं है, तो मतलब इसका जितना भी कार्बन होगा वो इसके इक्वल आएगा। कार्बन इज कंजर्व, तो जितना कार्बन इधर उतना कार्बन इधर, कार्बन तो कंजर्व, कार्बन कहीं इधर उधर जा ही नहीं सकता। तो यहाँ पे कितने एटम है 10, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू क्या होगा CO2, CO2 में क्या लिखा है 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई, मतलब ये जितना भी होगा कार्बन उसका 10 टाइम ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें 10, अगर आप C10H8 को तोड़ोगे तो 10 कार्बन निकलेंगे, तो इसलिए इसमें क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई। अब देखो इसका मोल क्या दिया था, 2 मोल दिया था, यहाँ पे रख दो, तो CO2 का मोल देखो यहाँ पे रख दो 20 आया, ठीक है, जिसका मोल आया, ठीक है। अब आगे और करते हैं हम लोग, यहाँ पे करते हैं, चलो इधर कर लेते हैं, POAC ऑन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे अप्लाई करते हैं, तो देखो C10H8 कितने हाइड्रोजन 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने हाइड्रोजन है 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये हाइड्रोजन क्या है, इधर कहाँ पे आ रहा है, वाटर में। अरे भाई वो जो हाइड्रोजन है कहाँ जा रहा है, वाटर में जा रहा है ना, तो वाटर को देखो, तो वाटर में देखने पे क्या होगा भाई, H2O लिखा हुआ है, कितने हाइड्रोजन है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका मोल 2 दिया था, यहाँ पे रख दो, ठीक है, तो जैसे 2 रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो और ये 8 है, तो इसका मोल भी आपके पास 8, तो ये 8 मोल आ गया, ये 20 मोल आ गया, ठीक है। तो इसका 20 मोल, इसका 8 मोल, चलो यहाँ तक तो आ गया। अब लास्ट बचा ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन भी पूछा ना कितना कंज्यूम हो रहा है, तो वही अप्लाई करते POAC ऑन ऑक्सीजन। अब इसको देखो ध्यान से देखना, देखो मैंने बोला क्या था कि जो एटम होते हैं वो कंजर्व होते हैं, तो ऑक्सीजन जितना इधर है वो इसके इक्वल होगा, मतलब कि ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू द ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में यहाँ है और प्रोडक्ट में देखो 2 जगह है, तो इन दोनों ऑक्सीजन को मिला के ये ऑक्सीजन आएगा। अरे भाई इधर एक ही देखो, ऑक्सीजन आपका कंजर्व है, तो जितना रिएक्टेंट में उतना प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में 2 जगह जा रहा है, तो दोनों को मिलाओ तो इसके इक्वल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन एटम कंजर्व है। तो हम लोग ऐसा ही करते हैं कि भाई जो भी है सब कुछ देखते हैं, तो देखो O2 में कितने एटम है 2 से मल्टीप्लाई, ये रिएक्टेंट हो गया। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 2 जगह जा रहा है, तो पहला कहाँ जा रहा है CO2 में, तो 2 एटम है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो CO2 का ऑक्सीजन, और दूसरा कहाँ पे आ रहा है H2O में, तो H2O में 1, तो ये 1 से मल्टीप्लाई, मतलब कि ऑक्सीजन एटम O2 का जो होगा वो इक्वल होगा CO2 और H2O का मिला के, ठीक है, CO2 और H2O को मिला के इक्वल होगा ये, तो ये दोनों को मिला के इक्वल होगा, क्योंकि ये एक एटम इन 2 जगहों पे गया है, ठीक है। तो अब देखो CO2 कितना है 20, यहाँ पे रख दो, कितना होगा 40, वाटर कितना है 8, यहाँ पे रख दो 8, तो O2 के मोल कितने आएंगे 24। आप इस रिएक्शन को बैलेंस करके सॉल्व कर लो, यही सेम आंसर आएगा। तो इस समझ में इस मेथड की सबसे खास बात क्या है कि इसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती, बस ध्यान रखना है कि 1 by 1 सारे एटम को आपको इक्वल करना होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया सबसे वही मतलब बेसिक्स एग्जाम्पल। अब हम लोग इसमें कुछ स्पेशल एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे आपको कई बार इसका यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है।
मतलब आपको ऐसे स्टोरी दिया रहेगा कि आप बोलोगे कि इसमें तो क्या कर सकते हैं, तो उसमें पीओएससी के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। तो जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं इसमें, तो लिखो इसमें, तो इसमें लिखते हैं क्या करें, 28 ग्राम नाइट्रोजन एटम, 28 ग्राम नाइट्रोजन एटम अंडरगो सीरीज ऑफ रिएक्शन, मतलब एक के बाद एक चलता गया, अंडरगो सीरीज ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के बारे में आपको कुछ नहीं दिया रहेगा, अंडरगो सीरीज ऑफ रिएक्शन एंड फॉर ये मॉलिक्यूल, ठीक है। फाइंड द मोल ऑफ दिस मॉलिक्यूल फॉर्म्ड, फाइंड द मोल ऑफ दिस मॉलिक्यूल फॉर्म्ड, मतलब ये जो मॉलिक्यूल बना है इसका मोल, अरे ये लिख लो, फाइंड द मोल ऑफ ये मॉलिक्यूल लिख लो फॉर्म्ड, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो आप इस मॉलिक्यूल को देख के डर जाओगे, डरना नहीं है भाई, डर के आगे जीत है, डरना नहीं है, इतना आसान सा क्वेश्चन है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहली बात सीरीज ऑफ रिएक्शन दिया है, आप बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन आता है, हाँ भाई ऐसा, हाँ भाई ऐसा क्वेश्चन आता है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपको पीओएससी आता है कि नहीं। अब जब रिएक्शन के बारे में कुछ दिया ही नहीं, तो पिछले वाले मेथड में तो रिएक्शन को बैलेंस करना होता है, अब आप यहाँ पे तो रिएक्शन ही नहीं दिया तो कैसे बैलेंस करोगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, पीओएससी, ठीक है। तो देखो बोल क्या रहा है इस बात को समझो, देखो ये जो नाइट्रोजन एटम है ये पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हुआ, ठीक है। बोला कि 28 ग्राम नाइट्रोजन एटम अंडरगो सीरीज ऑफ रिएक्शन एंड फॉर्म दिस, ठीक है। तो कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शन में गया और उसने ये मॉलिक्यूल को फॉर्म किया, ठीक है। देखो 28 ग्राम का मतलब क्या होता है, कितना मोल है, देखो 2 मोल है, ठीक है, वो 2 मोल है। तो आप समझ लो कि नाइट्रोजन जो है एन एटम जो गिवन है, एन एटम भाई ऐसा कर लेते हैं, मोल ऑफ एन एटम गिवन 28/14 2 मोल, ठीक है। तो को 2 मोल गिवन है वो, ठीक है। सीरीज ऑफ रिएक्शन हुआ, सारा का सारा इसमें चला गया, तो बस वही अप्लाई कर दो जो आपको पता है, पीओएसी और नाइट्रोजन। तो एन एटम है ऑलरेडी भाई, एन एटम है, अरे जब एटम में तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, अरे ऑलरेडी एटम दिया है तो और क्या छोटा करोगे, ठीक है। अब देखो ये जो मॉलिक्यूल जो गिवन इसको लिख लेते हैं K3FeCN6, ये साइनाइड, CN मतलब साइनाइड होता है, पता होगा आपको। साइनाइड एक बहुत अच्छा पॉइजन से जहर में काउंट होता है एक्चुअली, मतलब मोस्ट ऑफ द साइनाइड। तो इसमें देखो नाइट्रोजन के कितने एटम है, देखो यहाँ पे 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के कितने एटम आपके पास, 6 एटम है। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने एटम, 6। तो अगर आप इसको तोड़ोगे तो नाइट्रोजन कितना बनेगा भाई, 6। सिर्फ नाइट्रोजन देखना, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। तो ये ब्रैकेट के बाहर देखो 6 लिखा है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने एटम है, 6। मतलब ये जितना भी होगा नाइट्रोजन इसका 6 टाइम ज्यादा होगा, मतलब तोड़ने पे 6 एटम बनेंगे। तो उसको तोड़ने पे नाइट्रोजन के कितने एटम निकलेंगे बाहर, सिर्फ नाइट्रोजन को देखना है। ये 2 मोल दिया, इसको यहाँ पे रख दो। तो K3FeCN6 का मोल 2/6 या फिर 0.33 मोल, बस ये इसका आंसर। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ऐसे केस में बस ये चेक करने के लिए आपको पीओएससी आता है कि नहीं, बस इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे 2 रखोगे और उसका मोल आ गया तो वो आपका 0.33, ठीक है। ये इसका आपके पास आंसर होगा 0.33 मोल।